हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की जो एसएस की वर्कबुक है उसमें ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करेंगे। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो क्रियाकलाप 1 है। तुमने विभिन्न श्रेणियों के बारे में जाना और उन्हें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधनों की श्रेणी में रखा। उदाहरण देते हुए बताओ कि यह आधार तुमने कैसे चुना। क्या है? किसी प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण लिखो। तो ये हैं भूमि, मृदा, जल। भूमि, मृदा, जल। ख है, इसे किस आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखा। इसका कारण यह है कि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह है कि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ग है, किसी मानव निर्मित संसाधन का एक उदाहरण। तो वो है धातु, खनिज, तेल। धातु, खनिज, तेल। घ है, इसे किस आधार पर मानव निर्मित संसाधनों की श्रेणी में रखा। तो इसका निर्माण मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा अपने उपयोग के लिए करता है। इसे किस आधार पर मानव निर्मित संसाधनों की श्रेणी में रखा। तो इसका निर्माण जो है मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा अपने उपयोग के लिए करता है। ड है, किसी एक मानव संसाधन का उदाहरण। तो वो मानव संसाधन का उदाहरण है भवन यानी बिल्डिंग। और च है, इसे किस आधार पर मानव संसाधन माना। तो इसका कारण यह है कि इसे मानव अपने उपयोग के लिए स्वयं तैयार करता है। इसका कारण यह है कि इसे मानव अपने उपयोग के लिए स्वयं तैयार करता है। आगे है, मानव सहित प्राणियों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पर्यावरण से प्राप्त कोई भी पदार्थ या ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि का उपयोग खेती, पशुचारण और सड़कों का निर्माण, खनन आदि के लिए किया जाता है। तो इसमें है, अब आओ भूमि संसाधन के बारे में और जानें। तो क्या है, अपने आसपास के क्षेत्र को देखो, वहाँ भूमि का उपयोग किन किन कार्यों में हो रहा है सूची बनाओ। तो पहला कार्य है कृषि कार्य में, दूसरा है चरागाह के रूप में, तीसरा है यातायात, आवास, उद्योग तथा व्यवसाय आदि कार्यों में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं लिखो। तो पहला है फसलों के उत्पादन में, दूसरा है विभिन्न जीवों के आवास के रूप में, तीसरा है बहुउद्देशीय उपयोग के रूप में। तो भूमि के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं लिखो में पहला है फसलों के उत्पादन में, दूसरा है विभिन्न जीवों के आवास के रूप में, तीसरा है बहुउद्देशीय उपयोग के रूप में। आगे है ग, सभी जगह भूमि उपयोग एक जैसा क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण यह है कि उपयोग में कार्यों के आधार पर भिन्नता हो सकती है। मीन्स अलग अलग हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि उपयोग में कार्यों के आधार पर विभिन्नता हो सकती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घ, क्या आपके क्षेत्र में कहीं भूमि का दुरुपयोग भी हो रहा है? पता करके सूची बनाओ। हाँ, अनेक लोग उद्योगों से निकले जहरीले रसायन डालकर भूमि को बंजर बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र में भूमि का जो है दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर ड है, इन दुरुपयोगों को रोकने के सुझाव दो। लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि वे ऐसे कार्य न करें जिससे भूमि प्रदूषित हो। लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि वे ऐसे कार्य न करें जिससे कि भूमि जो है प्रदूषित हो, और इस तरह से जो है दुरुपयोग को रोका जा सकता है। आगे है, मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। इसमें कूड़ा कचरा, सड़े पत्ते, जड़ें आदि जैविक पदार्थ, ह्यूमस मिले रहते हैं जो इसे उपजाऊ बनाते हैं। हम सभी इस पर निर्भर हैं
क्योंकि इसमें हमारे भोजन के लिए फसलें उगती हैं। तो क्रियाकलाप 2 में फर्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी मिट्टी एक जैसी होती है? आओ यह जानने के लिए गतिविधि करते हैं। किसी तालाब, नदी, खेत, बगीचे, मैदान, सड़क, विद्यालय, पहाड़ी आदि विभिन्न स्थानों की ओर जाओ। इन अलग अलग जगहों से मिट्टी के नमूने एकत्र करो, कम से कम 5 स्थानों से, और नीचे दी गई तालिका भरो। तो ये है स्थान का नाम, मिट्टी की आर्द्रता, सूखी, हल्की, गीली आदि। फिर छू कर देखने पर खुरदरी, चिकनी, रेतीली आदि। मिट्टी का रंग काला, भूरा, लाल, हल्का काला। तो अब है आपका खेत और बगीचा। तो इसमें जो है मिट्टी की आर्द्रता, सूखी, हल्की, गीली आदि, और मिट्टी का रंग काला, भूरा, लाल, हल्का काला। तो ये 2 जगह टिक कर रखा है, एक मिट्टी की आर्द्रता, सूखी, हल्की, गीली आदि, और मिट्टी का रंग भूरा, काला, हल्का काला। फिर चरागाह मैदान में जो है, चारागाह ऑब्लिक मैदान में छू कर देखने पर खुरदरी, चिकनी, रेतीली आदि पर टिक है। फिर नदी में जो है मिट्टी की आर्द्रता, सूखी, हल्की, गीली आदि, इस पर टिक है। फिर तालाब, इस पर टिक है, इस पर टिक है तालाब में, मिट्टी की आर्द्रता, सूखी, हल्की, गीली आदि पर। और घर जो है इस पर टिक लगा रखा है, छू कर देखने पर खुरदरी, चिकनी, रेतीली आदि। तो जो खेत बगीचा है उसमें है मिट्टी की आर्द्रता, सूखी, हल्की, गीली आदि, और मिट्टी का रंग काला, भूरा, लाल, हल्का काला। चरागाह मैदान छू कर देखने पर खुरदरी, चिकनी, रेतीली आदि। नदी जो है मिट्टी की आर्द्रता, सूखी, हल्की, गीली आदि। तालाब, मिट्टी की आर्द्रता, सूखी, हल्की, गीली आदि। और घर छू कर देखने पर खुरदरी, चिकनी, रेतीली आदि। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, ये आप एक बार देख लें। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 2, यह भी देखो मिट्टी में कणों के अलावा कुछ और भी है, छान कर देखो। तो इसमें है खनिज पदार्थ एवं ह्यूमस। खनिज पदार्थ एवं ह्यूमस। ब में है चुंबक लगाकर देखो। तो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा के कण चुंबक से चिपक जाते हैं। चुंबकीय लगाकर देखने में चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा के कण चुंबक से चिपक जाते हैं। थर्ड, मिट्टी में कोई जीव जंतु भी रहते हैं, पता करो कि कौन कौन से जीव मिट्टी में रहते हैं। कवक एवं जीवाणु और केंचुआ। उसके बाद है, तुम्हें अगर खेती करनी हो तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी? चिकनी, रेतीली, ह्यूमस वाली। जिस मिट्टी में ह्यूमस होगा, क्योंकि ह्यूमस में वे पोषक होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो जिस मिट्टी में ह्यूमस होगा वह उपयुक्त होगी, क्योंकि ह्यूमस में वे पोषक होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर तुम्हें मिट्टी के खिलौने बनाने हों तो कौन सी मिट्टी ठीक रहेगी? चिकनी या रेतीली? तो मिट्टी के खिलौनों के लिए चिकनी मिट्टी ठीक रहेगी। क्वेश्चन 6 है, तुम घर बनाने के लिए कौन सी मिट्टी को उपयोग में लोगे? चिकनी, रेतीली, ह्यूमस वाली? चिकनी मिट्टी को लेंगे। 7 है, घर में मिट्टी से बनी चीज़ों के नाम लिखो। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। घड़ा, गुलदान, खिलौने, दीपक, गुल्लक, कटोरा, परात, तवा, सुराही इत्यादि। अब सेकंड क्वेश्चन है, आओ हम देखें मिट्टी का अपरदन कैसे होता है। क्या है, एक मिट्टी का ढेर बनाओ। अब एक गिलास भरकर पानी लाओ और इस मिट्टी के ढेर पर पानी की धार बनाकर डालो। बताओ तुमने क्या देखा? मिट्टी का पानी के साथ बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी जब पानी के साथ बह जाती है तो वह मृदा अपरदन होता है। ख है, अब इस मिट्टी के ढेर पर कुछ कंकड़ पत्थर रख दो, छोटे पौधे अथवा घास लगा दो। 10 दिन बाद फिर से गिलास पानी डालो,
अब बताओ तुमने क्या देखा। ऐसा करने से मृदा अपरदन बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी के कण जो है बंध जाते हैं। अब गए है, उपरोक्त चित्र देखकर बताओ तेज बारिश होने पर कौन से मैदान में मिट्टी का कटाव अधिक होगा। तो ये दे रखे हैं आपको, एक बंजर भूमि है और एक घास का मैदान है। तो आंसर होगा बंजर भूमि के मैदान में मिट्टी का कटाव अधिक होगा, क्योंकि इसमें घास नहीं है जिससे मृदा के कण बह जाते हैं। तो बंजर भूमि के मैदान में मिट्टी का कटाव अधिक होगा, क्योंकि इसमें घास नहीं है जिससे मृदा के कण बह जाते हैं। गह है, मिट्टी के कटाव से क्या क्या नुकसान है अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति में कमी आती है। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति में कमी आती है। अब है, पानी जीवन का आधार है, इसके बिना जीव जगत के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जल का उपयोग इस प्रकार सोच समझकर करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जल के लिए तरसना नहीं पड़े। क्रियाकलाप 3 है। क्या तुम्हारे घर में पानी किन किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तो पीने में, दूसरा नहाने में, तीसरा कपड़े एवं बर्तन धोने में, चौथा खाना पकाने में, पांचवा जो है पार्क में। आप और भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद व्याख्या में किस कार्य के लिए कितनी मात्रा में पानी चाहिए। तो ये कार्य लिख रखे हैं, पीना, खाना पकाना, नहाना, शौचालय, वस्त्र, बर्तन, बागवानी, और साथ में मात्रा लिखी हुई है और कुल 150 लीटर लिखा हुआ है। तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद गया है, तुम पानी का किन किन कार्यों में तथा कितनी मात्रा में उपयोग करते हो। तो ये जैसे ऊपर लिख रखा था पानी का, इसके हिसाब से अपना एक्सरसाइज एक्टिविटी है, ये खुद अपने हिसाब से लिखें कि पानी का किन किन कार्यों में और कितनी मात्रा में प्रयोग करते हो। अगला है घ, तुम इन कार्यों में से कितना पानी बचा सकते हो। तो ये भी आप अपने हिसाब से लिखें अपनी सोच से। उसके बाद ड है, तुम्हारे घर पर पानी कहाँ से आता है। तो ये जिससे लिख रखा है नहर से, तो आपके जहाँ से पानी आता है आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद है आगे, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का फैलाव है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चट्टानी लवणता के संपर्क में आने से अलग अलग स्थानों पर पानी का स्वाद अलग अलग होता है। तो क्रियाकलाप 4 में जो है उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़ें व नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्या है, समुद्र के जल का स्वाद कैसा होता है। नमकीन, खारा, नमकीन या खारा। सेकंड है ख, नहर के जल का स्वाद कैसा होता है। मीठा। ग, पृथ्वी पर इतनी अधिक जल की मात्रा होते हुए भी हमें जल संकट का सामना क्यों करना पड़ता है। क्योंकि अलवणीय जल की मात्रा काफ़ी कम है। क्योंकि अलवणीय जल की मात्रा काफ़ी कम है। फिर घ है, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला है क्लोरोनीकरण। सेकंड है लाल दवाई के प्रयोग से। थर्ड है आरओ से। और फोर्थ है फिल्टर संयंत्र से। अब है आपका डे, पीने के पानी के शुद्धिकरण का कौन सा तरीका तुम्हारे घर में अपनाया जाता है। आरओ से, या गर्म करके, या हल्के छान कर भी। और च है, विद्यालय में पीने के पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। आरओ से। अब है क्रियाकलाप 5 क, चित्र देखकर सूची बनाओ कि नदी में प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहा है। पहला कपड़े धोने से, दूसरा घर का तथा उद्योगों से निकला कचरा डालने से, थर्ड नहाने तथा पशुओं को नहलाने से। कपड़े धोने से, घर का तथा उद्योगों से निकला कचरा डालने से, और नहाने तथा पशुओं को नहलाने से। ख है, अपने आसपास स्थित किसी झील, नदी या तालाब का अवलोकन करके उन कारणों का पता लगाओ जिससे वे प्रदूषित हो रहे हैं। तो ये जो है आप खुद अपनी एक्टिविटी करें।
अब ग है, उन विभिन्न कारणों को लिखो जिनके माध्यम से हम जल का संरक्षण बचाव कर सकते हैं, उसके अपव्यय को रोक सकते हैं तथा जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। पहला है उद्योगों से निकले पानी को उपचारित करके बहाना। उद्योगों से निकले पानी को उपचारित करके बहाना। सेकंड है नदी में नहाना एवं पशुओं को नहलाने पर रोक। थर्ड है कूड़ा करकट नदी में न बहाकर। अब है क्रियाकलाप 6। अपने विद्यालय परिसर में और उसके आसपास कौन से वृक्ष अथवा झाड़ियाँ उग रही हैं उनकी सूची बनाओ। अपने अध्यापक या बागवान की मदद ले सकते हैं तो नीम, गुड़हल, पीपल, बरगद, गुलाब, पाम, आम, अमरूद, जामुन, आप जो है ये और भी जो है वृक्ष अथवा झाड़ियों के नाम आप लिख सकते हैं। ख है, इन वृक्षों से तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं सूची बनाओ। फल, फूल एवं सब्जियां और औषधि। फल, फूल एवं सब्जियां और औषधि। अब है ग, इन वृक्षों ऊपर लिखी चीज़ों के अलावा तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से कौन से लाभ होते हैं। पहला, पर्यावरण शुद्ध करते हैं। दूसरा, विभिन्न जीवों का आवास होता है। थर्ड, सौंदर्यकरण में वृद्धि होती है। फोर्थ जो है वर्षा के आगमन में। और फिफ्थ है मृदा के अपरदन को रोकते हैं। पहला, पर्यावरण शुद्ध होता है। दूसरा, विभिन्न जीवों का आवास होता है। थर्ड, सौंदर्यकरण में वृद्धि होती है। फोर्थ, वर्षा का आगमन होता है। फिफ्थ जो है मृदा अपरदन जो है उसको रोकते हैं। अब जो है अवलोकन करके लिखो। ये वृक्ष अपनी पत्तियां किन मौसम महीनों में गिराते हैं। तो ये महीना और मौसम लिखा हुआ है, तो ये आपकी खुद एक्टिविटी के लिए छोड़ दिया है मैंने। इन पर नई पत्तियां किन महीनों और मौसम में आती हैं, ये भी आप स्वयं करें। इन पर फल कौन से महीनों मौसम में आते हैं, ये भी आपके लिए सेल्फ एक्टिविटी है। अब अपने विद्यालयों में वृक्षों पर देखो कि उन पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं। कौवा, कबूतर, मैना, तो ये आप जो है लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं पक्षी जो रहते हैं वृक्षों के ऊपर। अध्यापक से पूछकर बताओ कि यहाँ पहले कौन से पक्षी थे जो अब नहीं दिखते हैं, कारण भी जानो। तो जैसे यहाँ लिख रखा है घरेलू चिड़िया या गोरैया। और भी आप अपने टीचर से पूछकर लिख सकते हैं कि यहाँ पहले कौन से पक्षी थे जो अब नहीं दिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2 किया है। क्लास 8 जो आपकी जो बुक है एसएस की, सोशल साइंस की जो वर्कबुक है क्लास 8 की, उसमें ज्योग्राफी पोर्शन का चैप्टर 2 हमने किया है। चैप्टर 1 हम पहले ही कर चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।